हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग एम लक्ष्मीकांत की सीरीज कर रहे थे और उसी ही सेशन में हम आज आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में अपना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंप्लीट कर लिया, साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म को देखा था। क्या हम लोगों ने देखा था पीआईएल होता क्या है, कैसे काम होता है, कौन कौन से केसेस इससे रिलेटेड होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में समझ के हम लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म देखा था। आज के सेशन में हम लोगों को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स करना है। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा है, जितने भी आज तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं, सबसे पहले उनके आर्टिकल्स के बारे में देखा है कि कौन से पार्ट में आते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 233 से 237 सबऑर्डिनेट कोर्ट से डील करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आएगा। ये पार्ट 6 आर्टिकल 233 टू 237 जो हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके प्रोविजन से रिलेटेड बातें करता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से केसेस डील करते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट किसके अंडर आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल्स डील। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस ने चैंपियनशिप 2.0 ऑर्गेनाइज की है आप लोगों के लिए। आप लोग बिल्कुल इन फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन डेट्स को ये टेस्ट होने वाले हैं। जो भी टॉपर्स हैं उनको अलग अलग तरीके के प्राइजेस दिए जाएंगे और टॉपर जो टॉप 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे, जो विनर्स होंगे, उनको अनअकैडमी प्लस का 6 मंथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन दिया जाए। बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी प्लस लेके आ रहा है, उसकी जानकारी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अनअकैडमी को एनरोल करना है, सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ यूज़ रेफरल कोड रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आरती मैम की पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी और जो भी यूपीएससी के इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उनकी हैंड रिटन कॉपी आप लोगों को मिलेगी और इंपॉर्टेंट बुक्स की ईपीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 233 क्या कहता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होंगे उनके जो जज होंगे वो उनको अपॉइंट कौन करेगा। तो देखें, आर्टिकल 233 सब क्लोज 1 ये कह रहा है कि उन जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी। किससे कंसल्ट करके? उस स्टेट की हाई कोर्ट से कंसल्ट, यानी गवर्नर प्लस स्टेट हाई कोर्ट जो है उससे कंसल्ट करके उनके जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। किस इंसान को आप अपॉइंट कर सकते हो? ऐसा कोई पर्सन जो ऑलरेडी किसी यूनियन या स्टेट सिविल सर्विस के अंदर या स्टेट सर्विसेज के अंदर ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अपने 7 साल को कम से कम 7 साल का समय वो एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हो। तीसरी चीज, उसको हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया हो, यानी उसकी अपॉइंटमेंट को हाई कोर्ट ने भी सेटिस्फाई किया। तो ये 3 कंडीशन किसी के भी लिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, करता कौन है? गवर्नर प्लस स्टेट हाई कोर्ट। और फिर क्या क्या चीजें जरूरी है वो हम लोगों ने देख लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में यही सब बातें लक्ष्मीकांत आपको कह रही है। ये सब चीजें आर्टिकल नंबर 233 में गिवन है, इसलिए मैंने आपको ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज के अंदर आपको पूरा वो बेयर एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल मैंने आपको दिखा दिया। सेम चीज है यहाँ पे कि वो इंसान सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं होना चाहिए और कम से कम 7 साल तक किसी एडवोकेट एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो और हाई कोर्ट उसकी अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करे, तभी वो इंसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अलावा जो और पर्सन्स अपॉइंट होते हैं, यानी जुडिशरी के अंदर ही, यानी मैं कह सकती हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस होते हैं उनके अलावा जो जुडिशरी सर्विसेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और किस किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है। बाकी जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज के अंदर अपॉइंटमेंट होगी स्टेट गवर्नर ही करेगा, लेकिन किससे कंसल्ट करके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके और हाई कोर्ट से कंसल्ट। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंदर 2 लेवल पे काम होगा। एक तो डिस्ट्रिक्ट जजेस और दूसरी तरफ कौन? अदर देन जजेस, कुछ और स्टाफ भी होगा। ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? दोनों की ही अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? गवर्नर कर रहे हैं। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नर किससे कंसल्ट कर रहे हैं? स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं। और अदर देन जजेस जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी वहां पे गवर्नर स्टेट हाई कोर्ट के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कंसल्ट करते हैं। तो इस चीज को याद रखना। कहाँ पे लिखी हुई है ये बात? आर्टिकल नंबर 234 के अंदर ये बातें लिखी हुई। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 235 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 235 ये कह रहा है जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका सारा कंट्रोल, उनके लिए पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, उनका ग्रांट ऑफ लीव टू पर्सन बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विस, वो सारा काम किसके हाथ में होता है? हाई कोर्ट के हाथ में होता है।
यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका कंप्लीट 100% कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथ में आएगा। ये बात आर्टिकल नंबर 235 के अंदर लिखी हुई है। इन जजेस का प्रमोशन कब करना है, इन जजेस की पोस्टिंग कब करनी है, इन जजेस को ग्रांट ऑफ लीव कब देना, मतलब हर तरीके की सारी जिम्मेवारी है वो हाई कोर्ट के अंडर आएगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल नंबर 233 ने क्या कहा कि जजेस कैसे चुने जाएंगे। आर्टिकल 234 ने क्या कहा, अदर देन जजेस कैसे चुने जाएंगे। आर्टिकल 235 क्या कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट आते हैं, अंडर आते हैं। आर्टिकल नंबर 236 क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या है। इसके इंटरप्रिटेशन की बात की हुई है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आ जाती है। कहाँ कहाँ के जज आ जाते हैं, सिविल कोर्ट के यानी सिटी सिविल कोर्ट के, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर एक लोअर जुडिशरी लेवल पे सिविल कोर्ट होता है, उनके जजेस डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में आएंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की परिभाषा में आएंगे। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। यानी क्या हो रहा है, देखिए स्टेट लेवल के ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर ही हम दो लेवल पे केसेस को बांट देते हैं। एक कौन से होते हैं, सिविल केसेस, एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। अब केस बाय केस डिपेंड करता है कि कौन सी कोर्ट के अंदर मैटर जाएगा, सिविल मैटर जाएगा या क्रिमिनल केस के अंदर मैटर जाएगा। सिविल केस का अगर कोई मैटर है तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और क्रिमिनल केस का कोई मैटर है तो वो जाएगा सेशन जज के पास। तो इस तरीके से केस बाय केस और अमाउंट बाय अमाउंट जितनी भी परिभाषाएं हैं या जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो बदल जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर यही बात बताने की कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब कौन कौन से जजेस, कौन कौन से नाम इसके सिमिलर होंगे। तो वो ये सारे नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहे आप सेशन जज की बात कर लो, चाहे आप एडिशनल सेशन जज की बात कर लो, चाहे आप असिस्टेंट सेशन जज की बात कर लो, चाहे आप प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की बात कर लो, किसी भी लेवल की बात कर लेंगे, ये जितने भी नाम यहाँ पे गिवन है उनकी बिल्कुल सिमिलर पोस्ट है या उनका बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये इंटरप्रिटेशन आर्टिकल नंबर 236 में लिखी हुई। आर्टिकल नंबर 236 के अंदर ही एक और बात लिखी हुई है कि जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या है। जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, ऐसे सर्विसेज कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन्स इंटेंडिंग टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। यानी जुडिशियल सर्विस की परिभाषा में कौन कौन आएंगे, जुडिशियल सर्विस की परिभाषा में कौन कौन आ जाएंगे, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर जितनी भी इंफीरियर पोस्ट आती है वो सारी भी जुडिशियल सर्विस की पोस्ट पे ही मानी जाएंगी, जुडिशियल सर्विसेज के अंदर ही एज ए सर्विस मानी जाएगी। तो ये सारी बात आर्टिकल नंबर 236 में लिखी हुई है कि इंटरप्रिटेशन क्या है इन वर्ड्स का, डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या है और जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या है। आर्टिकल नंबर 236 ये बात बताता है। आर्टिकल नंबर 237 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। ये यूं कह रहा है कि जितने भी प्रोविजंस होंगे रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जितने भी प्रोविजंस होंगे रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वो सारे प्रोविजंस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करेगा पब्लिक नोटिफिकेशन डाल के। गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन से नोटिफाई करेगा कि इस डेट को आपके पास ये अथॉरिटी है, अब आप ये काम कर सकते हो, अब आपके पास ये पावर भी है, कौन से क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट के पास कैसा केस जाएगा। तो ये सारी बातें गवर्नर डिसाइड करता है नोटिफिकेशन। समझ रहे हो आर्टिकल नंबर 237 क्या कह रहा है। तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल नंबर 233 में डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात है, 234 में अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज की बात है, 235 के अंदर कैसी बातें की हुई है, 235 के अंदर की सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है हाई कोर्ट के अंडर आएंगी, 236 के अंदर इंटरप्रिटेशन दी हुई है और 237 के अंदर प्रोविजंस का एप्लीकेशन बताया हुआ है। तो ये आर्टिकल्स हम लोगों ने पार्ट 6 के सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए गाइज, मैंने अपनी तरफ से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, आप इसी मैनर में इसको समझ सकते हैं। हमारा जो एपेक्स कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टेट्स के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, स्टेट्स के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट को फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कैसे कोर्ट स्ट्रक्चर होगा और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कैसा कोर्ट स्ट्रक्चर होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में फिर मैटर्स को दो भागों में बांट दिया,
सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जैसे शादी विवाह से संबंधित कुछ रेवेन्यू मामले हैं, कुछ टैक्स रिलेटेड मामले हैं, ये सारे सिविल मैटर आ जाएंगे। क्रिमिनल मैटर जैसे किसी ने किसी की चोरी कर ली, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया, ये सारे क्रिमिनल मैटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर या नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर अलग अलग भागों में हमने बांट दिए सिविल मैटर एंड क्रिमिनल मैटर। सबसे पहले हम नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं। सबसे ऊपर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन आ गए? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज किसको कह रहे हैं? जो सिविल मैटर्स को सुनेंगे। और उन्हीं जज को जब वो क्रिमिनल मैटर सुन रहे हैं उनको हम क्या कह देंगे? सेशन जज, या आप कह सकते हो सेशन कोर्ट के अंदर जो जज बैठा है वो है सेशन जज, जो क्रिमिनल मैटर को सुनता है। यानी वही इंसान जब सिविल मैटर को सुन रहा है आप उसको क्या कह रहे हो? वो डिस्ट्रिक्ट जज है। वही इंसान जब क्रिमिनल मैटर को सुन रहा है आप उसको कहोगे वो सेशन जज है और सेशन कोर्ट के अंदर ये केस जा रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम चलें, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आ जाएंगे मुंसिफ्स। मुंसिफ्स के पास पावर है कि आप इतने ही लिमिटेड अमाउंट तक के फैसले जो है वो सुन सकते हो। इसी तरीके से सेशन जज के नीचे कौन आ गए? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। इनके पास कितनी पावर है? आप इनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो आप इनको। ये कम से कम 7 साल की सजा तक के केसेस सुना सकते हैं। मान लो किसी ने कोई गुनाह कर दिया, किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया और उस ऑफेंस की जो सजा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी केस की सजा 7 साल तक की है तभी वो मैटर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाएगा। समझ रहे हो गाइस? इसके नीचे कौन आ जाते हैं? सिविल मैटर में आ जाते हैं लोक अदालत। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आगे बताऊंगी। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के नीचे आ जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिनको हम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं। ये कहां तक के मैटर सुनते हैं? ये सुनते हैं जिन गुनाहों की, जिन ऑफेंसेस की सजा जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की सजा तक के ऑफेंसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुने जाते हैं, या आप कह सकते हो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में सुने जाते हैं। तो नॉन मेट्रोपॉलिटन के अंदर हमने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी सिविल और क्रिमिनल मैटर 2 भागों में बांट दिए। वही सेम काम होगा, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जिस तरीके से मेट्रोपॉलिटन में होता है। लेकिन जैसे नॉन मेट्रोपॉलिटन के अंदर ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आप देख रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग हो जाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर क्या हो जाता है? सिटी सिविल कोर्ट, जिसको हम कह देते हैं चीफ जज। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है वैसे वहां पे चीफ जज है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वैसे वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर अलग अलग तरीके से शब्दावली बांटी जाती है। क्या स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास हमारे लिए कैसी कैसी जुरिस्डिक्शन है, यानी कैसे कैसे मैटर्स को वो सुन सकते हैं। इनके पास दोनों ताकत है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की भी और एपिलेट जुरिस्डिक्शन की भी आप इनके पास ताकत है। जिस तरीके से जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अपील करेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर अपना मैटर जो है वो अपील करेगा और फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है जुरिस्डिक्शन के अंदर, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे कोई क्रिमिनल मैटर हो चाहे कोई सिविल मैटर हो, कोई भी क्रिमिनल या सिविल मैटर जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप लोग फाइल कर सकते हो। ये आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी इस कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि ऐसे केसेस जो हैं वो फर्स्ट इंस्टांस के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये हमारा राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है टू मूव कोर्ट अगेंस्ट एनी एट्रोसिटीज। ठीक है, और जितनी भी अपील होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो कहाँ जाती है? हाई कोर्ट के अंदर अपील जाती है। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 क्या पावर्स देता है। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट जुरिस्डिक्शन की, और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जुरिस्डिक्शन की। ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर 32 जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पे ताकत देता है। आर्टिकल नंबर 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट जुरिस्डिक्शन की ताकत देता है हाई कोर्ट। लेकिन
आर्टिकल नंबर 227 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 227 ये कह रहा है कि अगर कोई मैटर ऐसा लगता है, अगर कोई ऐसा मैटर लगता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा है, ध्यान से समझना कि कोई मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा है और हाई कोर्ट को ऐसा लगने लग जाता है कि ये मैटर जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ से रिलेटेड, यानी कि कुछ ऐसे मैटर से रिलेटेड है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा, उस मैटर को हाई कोर्ट अपने पास खींच लेता है, अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है। ये ताकत आर्टिकल नंबर 227 हाई कोर्ट को देता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी केस को, अगर वो केस जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को कंसीडर करता है, तो आप किसी भी केस को अपनी तरफ ट्रांसफर कर सकते हो। ये ताकत हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 227 देता है। तो आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे केसेस हाई कोर्ट के अंडर आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सारी अपील हाई कोर्ट के अंदर एज अ एपेलेट जुरिस्डिक्शन जाएगी। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक ये की पॉइंट है कि जो सेशन जज है, सेशन जज किस केस में हम यूज कर रहे हैं? सेशन जज क्रिमिनल केसेस के अंदर यूज होगा। ये वर्ड क्रिमिनल केसेस के अंदर यूज होता है, सेशन जज। सेशन जज जो है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कैपिटल पनिशमेंट की भी ताकत है। वो आजीवन कारावास की सजा भी सुना सकते हैं और फांसी की सजा भी सुना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले। लेकिन जो कैपिटल पनिशमेंट की जो सजा दी जा रही है अगर किसी भी कल्प्रिट को, किसी भी गुनहगार को, तो वो जो पनिशमेंट है वो केवल हाई कोर्ट से कंफर्मेशन के बाद सुनाई जा सकती है। जैसे ये कोई इंसान है, ये कोई एबीसी इंसान है, इसने कोई गुनाह किया, इस गुनाह के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको फांसी की सजा दे दी, इसको डेथ सेंटेंस सुना दिया, कैपिटल इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दे दी। अब चाहे ये व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करे और चाहे हाई कोर्ट के अंदर अपील ना करे, चाहे इसने हाई कोर्ट में अपील की है और चाहे इसने हाई कोर्ट में अपील नहीं की है, दोनों ही मैटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको फांसी की सजा सुनाने से पहले हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा। हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी ऑफेंस के लिए किसी भी कल्प्रिट को डेथ सेंटेंस यानी कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल की सजा तक के क्रिमिनल केसेस सुन सकता है। ठीक है, और किस तरीके से जो मुंसिफ्स हैं वो केवल पैक्यूनरी यानी कि जो धन संबंधी मामले हैं उनको सुन सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ गाइज। ये स्लाइड में फिर से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ये स्लाइड हमने जो यहाँ समझी है वही बातें। ठीक है गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन कुछ स्टेट में क्या होता है, इनसे भी छोटे लेवल पे पंचायत कोर्ट बनाई हुई है ताकि जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को पंचायत कोर्टों के अंदर ही कंसीडर कर लिया जाए। इसी तरीके से बहुत सारे और पंचायतें छोटी छोटी बनाई हुई है, जैसे न्याय पंचायत है, ग्राम कचहरी है, अदालती पंचायत है, पंचायत अदालत है। ये आपके स्टेट के हाई कोर्ट बताएंगे कि आपके स्टेट के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है गाइस, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लेवल पे जुडिशरी सिस्टम चल सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में सारी बातें जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कितने सारे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारे। इसके लिए हाई कोर्ट इनकी मदद कर रहे हैं, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनकी मदद कर रहे हैं, ताकि जो छोटे छोटे मैटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही खत्म हो जाए। या जो इंसान हाई कोर्ट तक रीच नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा भी तो लगता है जब आप कोर्ट्स के अंदर जा रहे हो, फ्री में थोड़ा ना लॉयर हो जाएंगे, फ्री में थोड़ा ना आपके केसेस फाइल हो जाएंगे। तो पैसे को भी बचाने के लिए और आसान रास्ता बनाने के लिए ये सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमारे संविधान ने बनाई है। तो अब क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग इलीगल कस्टडी के अंदर देखे गए जो बेवजह, मतलब जो नाकसूर होते हुए भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास मनी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से हम कोर्ट के अंदर अपील करें। उन लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए हमारे संविधान के अंदर बाद में आया है, आर्टिकल 39A से आया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का यानी नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कंसेप्ट डाला गया। क्यों डाला गया, कैसे डाला गया, इसका क्या प्रोविजन था?
आपको पता है आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, हमें तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी आपको कब मिलेगी, जब आप एजुकेटेड होंगे, ठीक है, इसलिए राइट टू एजुकेशन इसके अंदर ऐड किया गया। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 22 सब क्लोज 1 आपको क्या कह रहा है कि आपके पास अगर आपके ऊपर कोई भी केस चलता है तो आपको आपका लॉयर करने का अधिकार है, आप अपना वकील कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान के पास तो पैसा नहीं है वकील करने का। इसका मतलब उस इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल नंबर 22 उसका वायलेट हो रहा है, वो खुद को नाकसूर साबित करने के लिए वकील ही नहीं कर पा रहा। तो आर्टिकल नंबर 22 सब क्लोज 1 से फ्री लीगल एड का प्रावधान किया गया, फ्री लीगल एड का प्रावधान किया गया। लेकिन यह फ्री लीगल एड सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर के अंदर यहाँ पे ऐड किया गया कि क्रिमिनल मैटर के अंदर जितने भी वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, यानी फ्री में उनको वकील सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्रिमिनल मैटर्स के अंदर तो हो गया काम, ठीक है, फ्री लीगल एड हो गया। लेकिन अब कोई गरीब व्यक्ति है, वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, और उसका जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के, तो वो इंसान तो मारा गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 22 सब क्लोज 1 ने तो केवल क्रिमिनल केसेस के अंदर फ्री लीगल एड का प्रोविजन डाला था। तो वे गरीब व्यक्ति अपने जमीन संबंधित केसों को कैसे लड़े? तो हमारे डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल नंबर 39 सब क्लोज ए के अंदर ये चीज ऐड की गई कि चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, एससी एसटी को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, पुअर पीपल को हमारे देश के अंदर फ्री लीगल एड का प्रोविजन दिया जाएगा। तो तभी से ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई, जो ये देखेगी कि स्टेट लेवल पे क्या सच में सभी को फ्री लीगल एड मिल रहा है, क्या लोगों को जस्टिस मिल रहा है, क्या गरीब आदमी भी कोर्ट तक पहुंच पा रहा है, क्या सबको सोसाइटी के अंदर जस्टिस मिल रहा है। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। तो आर्टिकल नंबर 39 सब क्लोज ए के अंदर इसको डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, जो फ्री लीगल एड दे रहा है पुअर को, चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, कैसा भी मैटर हो, आर्टिकल नंबर 39A फ्री लीगल एड की ताकत देता है, ताकि हमारा आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है और आर्टिकल नंबर 22 सब क्लोज 1 जो राइट टू हैव अ लॉयर की बात कर रहा है, वो सारी चीजें पूरी हो जाए। और ये स्टेट के ऊपर कंपल्शन है, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है कि वो इंश्योर करें कि लीगल सिस्टम हर इंसान तक पहुंच रहा है और ये लीगल सिस्टम लोगों को जस्टिस, लोगों को न्याय दिलवाने में और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में सक्षम। तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर नागरिक को, हर स्टेट के लोग को, हर भारतीय नागरिक को फ्री लीगल एड की ताकत मिले, ठीक है। तो क्या होता है 1987 के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर बनता है और 9 नवंबर 1995 के अंदर ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, ठीक है। इस नालसा के ऊपर सबसे बड़ी पावर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारे पैट्रन इन चीफ होते हैं नालसा के अंदर, पैट्रन इन चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिस तरीके से नेशनल लेवल के ऊपर नालसा बनाया है, इसी तरीके से स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है और सेंट्रल लेवल पे आपको पता ही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है। यहाँ पे पैट्रन इन चीफ कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे पैट्रन इन चीफ कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे पैट्रन इन चीफ कौन होंगे? चीफ जस्टिस या मैं कहूँ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरीके से अलग अलग चीफ इन लीगल सर्विस अथॉरिटी के बना, ठीक है गाइस। कौन से एक्ट के अंदर आता है ये नालसा जो है? वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर आता है, जिसका मकसद क्या है? टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम, के जो सरकार ने फ्री लीगल एड देने का प्रोग्राम चलाया है क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या वो तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए एंड नालसा का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आई है। अब एक चीज याद रखना, एक तो स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बन गई है, तो अथॉरिटी है जिसका काम क्या है ये देखना कि फ्री लीगल एड की जो पॉलिसी हमारी भारत सरकार लेके आई है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? कमेटी इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी बनी है, ये कमेटी हाई कोर्ट लेवल पे भी बनी है और ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे भी बनी है। तो इस बात को समझना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए अथॉरिटी कौन सी बैठी है? नालसा, नेशनल लेवल पे। हाई कोर्ट में कौन बैठा है? सालसा, यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना। लेकिन एग्जीक्यूटिव काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी तरीके से लीगल सर्विस कमेटी बैठी है, इसी तरीके से हाई कोर्ट के अंदर ये कमेटी बैठी है, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कमेटी बैठी है। इन कमेटी का काम है इस लीगल एड को इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बैठेगी हाई कोर्ट में, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी बैठेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो एग्जीक्यूशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीजें साथ साथ चेक होती रहेंगी। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मैंने आपको बताया ये कमेटी बैठी है जो इन मैटर्स को एग्जीक्यूट करवाएगी। ठीक है गाइज, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। ठीक है, जो नालसा है इसकी पॉलिसी, इसके प्रिंसिपल, इसके गाइडलाइन, इसका फ्रेमवर्क, ये सारा काम, इकोनॉमिक स्कीम्स जो है ये सारा, ये स्टेट लेवल, इसका काम क्या होता है नालसा का कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही, पहली चीज़। और दूसरा काम, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की पॉलिसीज, इसके प्रिंसिपल, इसकी गाइडलाइन, ये सारी नालसा प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक समझ ली। इसका फंक्शन क्या है? जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका मेन फंक्शन क्या है? लोगों को फ्री और कंपीटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना। दूसरा, लोक अदालत, समझेंगे क्या है लोक अदालत? लोक अदालतों के अंदर डिस्प्यूट्स को एमिकेबली सेटलमेंट कराना। तीसरा, टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप इन रूरल एरिया, रूरल एरिया के अंदर लोगों को लीगल यानी लॉ से संबंधित जानकारी देना कि आपके साथ अगर कुछ भी एट्रोसिटीज होती है तो आप इस तरीके के स्टेप्स ले सकते हो। ये फंक्शन है किसके? आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के मान लो, आप स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मान लो, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मान लो। ये ऐसी अथॉरिटीज हैं जो ये इन तीन फंक्शंस को मेनली परफॉर्म करेंगी। ठीक है, इसके बाद फ्री लीगल सर्विस की बात कर रहे हैं हम बार बार। फ्री लीगल के अंदर क्या क्या चीजें फ्री होंगी? पेमेंट नहीं करनी कोर्ट की फीस की, कोई कोर्ट में फीस नहीं देनी आपको, कोई लॉयर को आपने कोई चार्ज नहीं देना, बिल्कुल लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो बिल्कुल फ्री चलेगी। ठीक है, जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स है यानी लॉयर को आपको कोई फीस नहीं देनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पेपर भी जो प्रिंट करवा रहे हो, जो आप नोटरी से कागज भी खरीद रहे हो, वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। आप जो अपील दे रहे हो, आप जो पेपर प्रिंट करवा रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो भी सब कुछ फ्री होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुँचने का किराया आपको देना है आपके व्हीकल का, इसके अलावा कोई भी चार्ज आपका कोर्ट के अंदर नहीं लगेगा। चाहे वो कोर्ट की फीस मान लो, चाहे वो एप्लीकेशन की फीस मान लो, चाहे वो लॉयर की फीस मान लो, चाहे वो कागज प्रिंट करने तक भी आपका बिल्कुल फ्री काम होगा। फ्री लीगल सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ये हम लोगों ने देख लिया। अब ऐसे तो अनिल अंबानी भी फ्री में काम करवा लेगा, तो कौन कौन से पर्सन इलिजिबल है इन फ्री लीगल सर्विस को लेने के लिए? ये वो इंसान है जो पर्सन इलिजिबल है ये फ्री लीगल सर्विस नालसा के अंडर लेने को। वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। डिसेबल्ड पर्सन है कोई पर्सन कस्टडी के अंदर है, किसी की एनुअल इनकम अगर 1 लाख से कम है, ठीक है, वो जा सकता है। और अगर 1.25 लाख से कम है तो वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अंदर जा सकता है। विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, किसी को ह्यूमन बीइंग या बेगार यानी कि किसी को बंधुआ मजदूरी के अंदर बंधु बना रखा है, बंधा हुआ मजदूर बना रखा है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, किसी से भीख मंगवाई जा रही है इंसान को किडनैप करके, तो ऐसे विक्टिम्स के लिए ये फ्री लीगल सर्विसेज की सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जो कोर्ट के काम को बहुत सस्ता कर देता है और बहुत आसान कर देता है। आपको पता है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, केसेस की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन केस का फास्ट यानी स्पीडी जुडिशियल करना और इनको फ्री जुडिशियल सर्विसेज देने के लिए लोक अदालत बनाई है। अगर कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, मैंने कोई केस लड़ा हुआ था, A और B की लड़ाई हो रखी, इनका केस कोर्ट में गया हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं पे भी इनका केस गया हुआ है,
और अगर ये दोनों पर्सन ऐसा मान लेते हैं कि हम इन कोर्ट से केस को वापस लेके हम लोक अदालत में अपना केस लगा देते हैं, लोक अदालत में अपना केस लगा देते हैं ताकि सस्ते में हम निपट जाए, दूसरा जल्दी हमारा निपटारा हो जाए, तो वो केस जो है, जो पेंडिंग पड़ा था कोर्ट के सामने, वो लोक अदालतों के अंदर केस लड़ा जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये दोनों पर्सन राजी हो जाए, कोर्ट के सामने अभी केस गया नहीं है, ये पहले ही राजी हो जाएं कि हम कोर्ट में ना जाके लोक अदालत के अंदर अपने केस की सुनवाई करवाएंगे, तो वो केस जो है लोक अदालत के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लोक अदालत सबसे लोअर लेवल के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोक अदालत एक ऐसी फोरम है जो ऐसे केसेस को सुनती है जो पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, या जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे हैं, यानी जो अभी कोर्ट के सामने नहीं गए, नॉट येट ब्रोट बिफोर अ कोर्ट, जो कोर्ट के सामने अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पहले ही दोनों पार्टी राजी हो जाए कि हम लोक अदालत के अंदर इस केस को लड़ेंगे, हम कोर्ट्स के अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो लोक अदालत के अंदर कैसे केसेस जाते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। ये आप देख पा रहे हो लोक अदालत का काम क्या है। यहाँ पे कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हैं और यहाँ पे दोनों पार्टीज बैठी है, यानी जो विक्टिम्स हैं वो बैठे हैं। इन लोगों ने क्या किया, इनको अपना मैटर सुनाया, ये हाथों हाथ उनको उनकी जुरिस्डिक्शन, उनका जो है समझौता करवा देंगे, ये एक बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये देसी भाषा में आप लोग समझ सकते हो आपकी कॉमन सेंस से भी। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत एक ऐसा ओल्ड ट्रेडिशन है, एक ऐसा ट्रेडिशन है जैसे पहले के समय में नहीं होता था कि बीच में किसी एक व्यक्ति ने इन दो व्यक्तियों की जो है लड़ाई सुलझवा दी और इनका निपटारा करवा दिया, इन दोनों का सुलह करवा दी। इसी तरीके से लोक अदालत काम करता है। ठीक है, लोक अदालत का मतलब है लोगों की कोर्ट, पीपल कोर्ट। गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। गांधी जी कहते थे कि कोर्ट्स के अंदर जाने से अच्छा है कि आप लोग लोक अदालतों के अंदर अपने मामलों को सुलझा लो। ये एक तरीके का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे बैकलॉग इकट्ठे हो रखे हैं। रेगुलर कोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली, एक्सपेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर जो है उनका टेडियस है, बहुत थकावट भरा प्रोसीजर होता है कोर्ट्स का। इसलिए ये लोक अदालत बनाई गई ताकि बहुत सारे केसेस जल्दी जल्दी से निपटाए जाएं और सस्ते में निपटाए जाएं। तो लोक अदालत का क्या मकसद है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब सबसे पहले जो लोक अदालत बनी थी ना, वो 1982 के अंदर बनी, गुजरात के अंदर। देखा गया ये जो कोर्ट बनी है ये तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो डिमांड उठी कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए और जितनी भी सिटीज हैं सभी के अंदर इस लोक अदालत का गठन कर दिया जाए। तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से। लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी बॉडी घोषित कर दिया गया। स्टैट्यूटरी का मतलब समझते हो ना, जब कोई बॉडी किसी लॉ के अंडर आ जाए, अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंडर आ जाए तो वो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाता है। और लोक अदालतों को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या कोई तालुक लीगल सर्विस कमेटी। ये नाम देख रहे हो आप, जितने भी ये नाम है, ये अपने अपने एरिया के अंदर लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंटरवल बेसिस पे। कि आज लोक अदालत की जरूरत है, इसको बना दिया, कल लोक अदालत की जरूरत है, उसको बना दिया, जैसे ही मैटर का सुलझेड़ा हो गया उसको हटा दिया। लेकिन कुछ परमानेंट लोक अदालतों का प्रोविजंस भी अब भारत के अंदर है जिसको हम आगे सुनेंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, कौन इसको बनाता है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अपने अपने एरिया के अंडर लोक अदालतों का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन, कौन कौन इनके अंदर बैठता है? एवरी लोक अदालत, जितने भी लोक अदालत है उसके अंदर कौन कौन होंगे? एक ऐसे नंबर ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स बैठेंगे, कुछ ऐसे पर्सन जो एनी अदर पर्सन ऑफ एरिया एज में बी स्पेसिफाइड बाय एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग सच लोक अदालत। मतलब मान लो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लोक अदालतों का गठन किया, तो लोक अदालत के अंदर कौन बैठेगा? एक तो रिटायर्ड जजेस, ठीक है, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, ये तो बैठेंगे। साथ में और कौन बैठेगा? ये एजेंसी जिसने इसको इस्टेब्लिश किया है वो बताएगी कि इस लोक अदालत के अंदर और कौन बैठेंगे। ठीक है, लोक अदालत के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, या कोई लॉयर भी बैठ सकते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। जुडिशियल सर्विस के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट किया है
वो बताएंगे कि इसके मेंबर्स, इसका कॉम्पोजिशन कैसा हो। ठीक है गाइस, तो हमने लोक अदालत के कॉम्पोजिशन की बात देख ली। कैसे कैसे केसेस जाएंगे, अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है या कोई ऐसा केस जो अभी कोर्ट में गया नहीं है लेकिन जाने वाला था, उससे पहले ही दोनों पार्टी ने क्या कह दिया कि हम तो लोक अदालत के अंदर केस लड़ेंगे, तो वो केस लोक अदालत में चला जाएगा, यानी प्री लिटिगेशन स्टेज पे जो केस है लोक अदालत में जा सकता है। कैसे कैसे केसेस लोक अदालत के अंदर जाएंगे, मैट्रिमोनियल, शादी विवाह से संबंधित है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल केस है। अब क्रिमिनल केस ऐसा है जो छोटा क्रिमिनल केस हो, कंपाउंडेबल हो। कंपाउंडेबल का मतलब ये है जहां समझौता पॉसिबल हो। ऐसा नहीं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वहां कहां समझौते की बात हो रही है, उसे हम नॉन कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं, जहां समझौता नहीं हो सकता। तो नॉन कंपाउंडेबल केस जितने भी होंगे वो लोक अदालत के प्रीव्यू से बाहर होंगे, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लैंड एक्विजिशन का केस है, लेबर डिस्प्यूट है, वर्कमैन कंपनसेशन केस है, बैंक रिकवरी केस है, पेंशन का केस है, हाउस बोर्ड या स्लम क्लियरेंस केस है, हाउस फाइनेंस केस है, कंज्यूमर ग्रीवेंस केस, इलेक्ट्रिसिटी मैटर, ये जितने भी मैटर्स आप यहाँ देख रहे हो ये सब लोक अदालत के अंदर जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा केस है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और लोक अदालत के अंदर केस चल रहा है। ये बहुत छोटे लेवल के केसेस हैं जिन्हें लोक अदालत के अंदर लड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस लोक अदालत के अंदर आएंगी। कोई भी केस जो कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा है, किस कंडीशन के अंदर लोक अदालत में जा सकते हैं। अगर जो पार्टीज हैं जिनके बीच में विवाद चल रहा है वो एग्री हो जाए कि हाँ हम तैयार हैं लोक अदालत में अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, केवल तभी लोक अदालत में केस जाएगा। दूसरी चीज, दोनों में से कोई भी पार्टी, ए वर्सेस बी की लड़ाई हो रही है, दोनों में से कोई भी एक एग्री हो जाए कि हाँ मैं लोक अदालत में जाने को तैयार हूं, तो वो केस लोक अदालत में चला जाएगा। तीसरी चीज क्या है, तीसरी, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये मैटर अप्रोप्रिएट है लोक अदालत के लिए, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए या हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये मैटर बहुत छोटा है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को आप लोक अदालत में शिफ्ट कर सकते हो, उनसे उनको तब लोक अदालत में शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कि मान लो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये केस जो है लोक अदालत में जाने लायक है, फिर पार्टी से पूछा जाएगा कि आप एग्री हो क्या लोक अदालत में जाने के लिए, अगर वो भी हाँ कह दे तब वो मैटर लोक अदालत में चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कंडीशंस हैं कि किस किस तरीके से लोक अदालत में केस लग सकता है। लोक अदालत के पास सारी पावर सिविल कोर्ट वाली होती है और उसका जितना भी प्रोसीजर है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर लिखा हुआ है। वो सम्मन कर सकते हैं किसी भी विक्टिम को या किसी भी जो भी एग्रीव्ड पार्टीज हैं उनको सम्मन कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस को कह सकते हैं कि आपको यहाँ पेश होना पड़ेगा, उनसे शपथ ले सकते हैं कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, उनसे कह सकते हैं कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने सबमिट करवाओ, गवाह के तौर पे हमें विटनेस ला के दो, हमें एफिडेविट सबमिट करवाओ। जिस तरीके से सिविल कोर्ट के अंदर मैटर चलता है सेम उसी तरीके से लोक अदालत में भी मैटर चल सकता है। ठीक है, लोक अदालत शैल हैव रिक्विसाइट पावर, जितनी भी पावर है वो सिविल कोर्ट वाली सारी पावर इनके पास है। जितना भी वो प्रोसीजर सुनाएंगे वो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग सुनाएंगे। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के अंडर जैसी जैसी सजा है उनके अकॉर्डिंग लोक अदालत भी उनको केस सुना सकते हैं। उनको सारा जो प्रोसीजर है लॉ का, जितनी भी सजा है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी विवाद हैं, सारे विवाद सीआरपीसी और आईपीसी के अकॉर्डिंग लोक अदालत के अंदर इशू किए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने जो भी अवार्ड सुना दिया, लोक अदालत ने जो भी डिसीजन दे दिया, वो डिसीजन फिर बाइंडिंग हो जाएगा पार्टीज पे। ऐसा नहीं है लोक अदालत के बाद अब वो हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर लोक अदालत ने कोई अवार्ड दे दिया है, कोई भी सजा सुना दी है, कोई भी समझौता कर दिया है, फिर वो समझौता बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे। ठीक है, अदरवाइज लोक अदालत के बाद आपको दूसरी कोर्ट में जाना ही था, तो बेवजह इस प्रोसीजर को पेंडिंग क्यों रखा, इस प्रोसीजर को लंबा क्यों खींचा कि आप पहले लोक अदालत में लड़ रहे हो फिर आप ऊपर कोर्ट में जाओगे, फिर तो इसका कोई मकसद ही नहीं रह जाता। इसलिए लोक अदालत को बाइंडिंग पावर दी हुई है कि जो आपने कह दिया वो फिर बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पार्टीज के। बेनिफिट्स क्या है लोक अदालत के, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, कोई आपको फीस नहीं देनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ट्रायल जो है वो स्पीडी हो जाएगा, बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा, तारीख पे तारीख नहीं देंगे ये लोग। आप जजेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत टाइम के बाद आप जजेस को देख पाते हो।
अवार्ड लोक अदालत का वो बाइंडिंग है, यानी केस जो है वो जल्दी से सुलझाया जाएगा। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं हमें लोक अदालत से मिलते हैं। ठीक है, लॉ कमीशन क्या कहता है लोक अदालत के बारे में? ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज़, हर तरीके की टेक्निकलिटी से आज़ाद है, कोई फालतू फंड यहाँ पे नहीं होते हैं, सीधा सा जाते हैं। वो जो जुडिशियल है, जो ऑफिसर्स हैं, वो मैटर को सुनते हैं और उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करते हैं। पार्टीज फ्री है डिस्कस करने के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे, अगर ए पार्टी बी की बात नहीं मान रही, बी पार्टी ए की बात नहीं मान रही, तो दोनों फ्री है अपनी अपनी ओपिनियंस जजेस के सामने रखने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लोक अदालतों के बारे में देख ली। ठीक है, उसके बाद परमानेंट लोक अदालत का मैटर आता है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, लीगल सर्विस कमेटी है, उनको जब भी जरूरत हुई लोक अदालतों का गठन कर दिया। लेकिन ऐसा देखा गया कि इन लोक अदालत की वजह से जो केसेस पेंडिंग होते थे उनमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया कोर्ट्स को, कि छोटे छोटे केसेस तो लोक अदालत बाहर की बाहर ही निपटा देता है। तो इसके लिए परमानेंट लोक अदालत की मांग उठने लगी कि कुछ लोक अदालत परमानेंट बना दो जो हमेशा रहेंगी, बार बार इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से ही 2002 में अमेंडमेंट करके परमानेंट लोक अदालत का मैटर लेके आए। ये परमानेंट लोक अदालत केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को देखेगी, जैसे बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, सड़कों से संबंधित, स्लम एरिया से संबंधित, टेलीफोन से संबंधित, कुछ इस तरीके की पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैटर परमानेंट लोक अदालत के अंदर जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे केसेस, जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, दिल्ली विद्युत बोर्ड है, मैं बता रही हूँ ना, बिजली, पानी, सड़क, टेलीफोन, इनसे रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं, प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी और पेंडिंग केस में भी। ठीक है, इट इज देयरफॉर प्रपोज्ड टू अमेंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू सेट अप परमानेंट अदालत। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इनकी भी जितनी सारी बातें हैं वो बिल्कुल बाइंडिंग होगी, बिल्कुल बाइंडिंग होगी। परमानेंट लोक अदालतों की बातें भी आप इसके बाद अपील स्ट्रक्चर में नहीं जा सकते। इसके अंदर एक चेयरमैन होगा जो जुडिशियल ऑफिसर होगा, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में 2 ऐसे मेंबर होंगे जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का एडिक्वेट एक्सपीरियंस। इसका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पोजिशन के अंदर कौन कौन होंगे? एक तो चेयरमैन होंगे, और इन चेयरमैन के साथ 2 बंदे वो होंगे जिनको एक्सपीरियंस है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का। द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत ₹10 से लेके 10 लाख तक का मैटर जो है परमानेंट लोक अदालत में जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ा या घटा सकता है टाइम टू टाइम। तो परमानेंट लोक अदालतों के बारे में हम लोगों ने ये मैटर समझे कि क्या होता है परमानेंट लोक अदालत। एक और बात, मैंने आपको क्या कहा कि लोक अदालत के अंदर जितने मैटर्स होते हैं वो फ्री होते हैं। अब ये 2 तरीके के मैटर को सुन रहा है, एक वो मैटर है जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े थे, और एक वो मैटर है जो अभी कोर्ट में गए नहीं है, उससे पहले ही प्री लिटिगेशन स्टेज के ऊपर है। ठीक है, अब ये तो फ्री था, आपने कोर्ट के अंदर मैटर चलाया था तो आपने तो पैसे दिए थे ना, आपका पैसा तो लग गया, बेशक वो पेंडिंग पड़ा हो। तो लोक अदालत में आप उसके बाद आ रहे हो जो बिल्कुल फ्री चलेगा। अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा था कोर्ट के अंदर और वो पेंडिंग केस फिर लोक अदालत के अंदर अगर आ रहा है तो उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, कि आप लोक अदालत के अंदर अपने मैटर को लेके जा रहे हो तो आपका पैसा रिफंड कर रही है कोर्ट। जो कोर्ट के अंदर आपने पैसा दिया था, जहां पे आपका केस पेंडिंग पड़ा था, वहां से आपका पैसा रिफंड हो जाए। और एक चीज याद रखना, लोक अदालत की सारी बातें बाइंडिंग होती। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फैमिली कोर्ट के बारे में देखेंगे और ग्राम न्यायालय के बारे में देखेंगे और स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट देखेंगे। ठीक है गाइस, कल से हम लोग लाइव ही आएंगे, अपनी क्लासेस को लाइव ही कंडक्ट करेंगे। आज साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, उसको मैंने फिक्स करवा लिया है। अब कल से हम लोग लाइव सेशन ही देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।